नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भूगोल के क्वेश्चन जो NCERT बेस्ड हैं और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आने वाले हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? बताइए किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? एरेटोस्थेनीज ने, बा दिया गया है अरस्तु ने, सा दिया गया है गैलीलियो ने और दा दिया गया है भास्कराचार्य ने। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था? एरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और देखिए, भूगोल का मतलब है जियोग्राफी, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जियो। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफ का मतलब है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। दूसरा, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। तीसरा दिया गया है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। केवल एक सत्य है, बा दिया गया है एक और दो सत्य हैं, सा दिया गया है केवल तीन सत्य है और दा दिया गया है कि तीनों सत्य हैं। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर होगा यह तीनों सत्य हैं, है ना। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही है। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर स्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है, यह भी सही है, यानी कि यह तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, कथन, बुध शुक्र व मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध शुक्र व मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है और कारण दिया गया है, बुध शुक्र व मंगल ग्रह गैसों से बने हैं, है ना। तो पहला नंबर क्या होगा? पहला हो कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया गया है, कथन व कारण दोनों सही है। तीसरा दिया गया है, कथन सही है किंतु कारण गलत है। और चौथा दिया गया है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। देखिए इसका आंसर होगा पहला, अच्छे से पढ़ो, कथन अच्छे से पढ़ो। बुध शुक्र मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। हाँ, बुध शुक्र मंगल और एक ग्रह और है पृथ्वी। पृथ्वी को पार्थिव ग्रह, इन चारों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। लेकिन जो कारण दिया गया है ये गलत है। बुध शुक्र मंगल यह गैसों से नहीं बनी, ये भी पृथ्वी की तरह शैलों और धातुओं से निर्मित है ना। तो कारण गलत हो जाएगा, कथन सही है किंतु कारण गलत है, तो इसका सही आंसर सा नंबर हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर सा हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, जुरेसिक काल में डायनासोर का विकास हुआ था। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे तथा मछली का विकास सिरलियन काल में हुआ था ना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। केवल एक सत्य है या केवल दो सत्य है या एक और दो दोनों सत्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह दोनों सत्य हैं, यह दोनों सत्य हैं। जुरेसिक काल में डायनासोर का विकास हुआ, ये भी सत्य है। और स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे तथा मछली का विकास सिलरियन काल में हुआ, ये भी सही है। यानी कि एक और दो दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि सही आंसर सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, कैम्ब्रियन काल में, यहाँ कल नहीं है काल है, कैम्ब्रियन काल नहीं है, कल नहीं है काल है।
ठीक है। कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने, यहाँ रहने भी नहीं है, रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस युग में हुआ था। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस काल में हुआ था। देखिए तो इसका केवल एक सही है, बा में दिया गया है केवल दो सही है, या ये सा में दिया गया है एक और वह दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा केवल एक। क्योंकि देखिए कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि रीढ़ की हड्डी वाले जीव और रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस युग में नहीं हुआ था। इनका विकास कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? पहला दिया गया है धरातलीय चट्टान, दूसरा दिया गया है ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा दिया गया है भूकंपीय क्रियाएं और चौथा दिया गया है उल्का पिंड। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, प्रत्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, तो आ नंबर में दिया गया है एक और दो सही होंगे, यानी कि धरातलीय चट्टान और ज्वालामुखी सही होगा, और तीसरा दिया गया भूकंपीय क्रियाएं सही होंगी, और चौथा दिया गया उल्का पिंड, है ना। तो एक और दो सही होगा, दो और चार सही होगा, दो तीन और चार सही होगा। चलिए बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा केवल एक और दो। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत धरातलीय चट्टान है और ज्वालामुखी उद्गार है, इन्हीं से आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी प्रदान करते हैं, किसके द्वारा? धरातलीय चट्टान के द्वारा और ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं? ठीक है, पहला दिया गया है उल्का पिंड, दूसरा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, चौथा दिया गया है भूकंप। ठीक है, तो इनमें से कौन से सही होंगे? केवल एक और दो, उल्का पिंड और गुरुत्वाकर्षण, या एक दो और चार, या केवल चार, या उपरोक्त सभी। तो जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उल्का पिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप, ये सभी अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, है ना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। कारण दिया गया है पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान, दाब व घनत्व में वृद्धि होती है। चलिए कथन दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। कथन तो सही है। कारण देख लीजिए, पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान व घनत्व में वृद्धि होती है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर देखिएगा, कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ, ये सही लग रहा है, बात सही हो, कथन सही किंतु कारण गलत है। गलत तो नहीं है, सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा।
कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन गलत नहीं है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए बा नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बा। कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि गुरुत्व का मान द्रव्यमान के अनुसार बदलता है, पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार गुरुत्व का मान बदलता है। इसका कारण ए होगा, लेकिन इसका कारण ए नहीं होगा कि पृथ्वी के मतलब ये इसकी व्याख्या नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की पहला दिया गया है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकालने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा दिया गया है, पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र कहलाता है। तीसरा दिया गया है, सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को उद्गम केंद्र पर महसूस किया जाता है। तो इन तीनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, आ दिया गया है केवल एक, बा दिया गया है 2 और 3, सा दिया गया है केवल 1 और 3, और दा दिया गया है 1, 2 और 3। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से पढ़ के बताइएगा। इसका सही आंसर होगा केवल एक, इसका सही आंसर केवल एक है। ठीक है, क्यों है, आइए देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र कहलाता है, नहीं, अधिकेंद्र नहीं कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये गलत हो गया। अब तीसरा नंबर, सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को उद्गम केंद्र पर महसूस किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है, उद्गम केंद्र पर, ये गलत होगा, इसलिए इसका आंसर केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंपीय तरंगों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल और दुर्बल मंडल में आते हैं। प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल और दुर्बल मंडल में आते हैं। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। और तीसरा दिया गया है, भूगर्भिक तरंगें एवं धरातलीय शिल के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंग उत्पन्न होती है। तो इनमें से कौन सा सही हुआ, आ नंबर दिया गया है केवल एक सही होगा, बा दिया गया है 2 और 3 सही होंगे, सा दिया गया है केवल 3 सही होगा, और दा में दिया गया है तीनों सही होंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, है ना, 2 और 3। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं, सही है। ठीक है, और तीसरा दिया गया है, भूगर्भिक तरंगें एवं धरातलीय शिल के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल में आते हैं, दुर्बल मंडल में नहीं आते। और स्थल मंडल की जो गहराई होती है वह 200 किलोमीटर भूमि के अंदर तक होती है। 200 किलोमीटर गहराई तक के भाग को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं, दुर्बल मंडल में नहीं आते, केवल स्थल मंडल में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनमें से सत्य बताना है। ठीक है, पढ़ तो लिया, इनमें से सत्य कथन बताना है। चलिए, पहला क्या दिया गया है, आ में दिया गया है, पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है। पी तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थ से गुजर सकती हैं। और दा में दिया गया है, पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, चलिए बताइए, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा।
इसमें सत्य कथन होगा बा। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है। सॉरी, असत्य बताना था। ठीक है, ये तीनों सत्य हैं, ये तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन ये वाला असत्य है। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी नहीं होती है, ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ठीक है, पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी नहीं होती है, वह ध्वनि तरंगों जैसी होती है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों कथन आ सा, देखिएगा आ सा और दा तीनों कथन सत्य दिए गए हैं, केवल ये असत्य है, इसलिए इसमें असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं पूछा गया है। यहाँ आ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, भूगर्भीय यह तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें असत्य पूछा गया है पहला, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 3, केवल 3 सही आंसर होगा। ठीक है, एस तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी, एस तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी नहीं होती है। ठीक है, धरातलीय तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती हैं, इस तरंगें विनाशकारी नहीं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है आ रिएक्टर स्केल से, सिस्मोग्राफ से, एनीमोमीटर से या पायरोमीटर से। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है, इसका सभी को पता होगा, भूकंप तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। भ्रंश तल के, पहला दिया गया है, भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसकने से विवर्तनिक भूकंप होता है। खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन से विस्फोट भूकंप होता है। परमाणु व रासायनिक विस्फोट से नियत भूकंप होता है। तो इनमें से सत्य बताना है कि कौन सा युगल सत्य है, कौन सा जोड़ा सत्य है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका केवल एक सही आंसर होगा, सत्य कथन बताना है तो इसका केवल एक करेक्ट आंसर होगा, केवल एक। भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसकने से विवर्तनिक भूकंप होता है, लेकिन 2 और 3 सुमेलित नहीं है। 2 और 3 का सही मिलान नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन से विस्फोट भूकंप नहीं होता है। जी कौन सा भूकंप होता है, इसको नियत भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन से जो भूकंप होता है उसे नियत भूकंप कहते हैं। ठीक है, और परमाणु रासायनिक विस्फोट, तीसरा परमाणु और रासायनिक विस्फोट, इसको विस्फोट भूकंप कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों की जोड़ी सही नहीं मिली है, एक गलत है, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगें अभिलेखित हो जाती हैं उन क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा दिया गया है, पी तरंगों की छाया क्षेत्र में एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। ऑप्शन देखिए, केवल एक सही है। बा नंबर में दिया गया है केवल 2 सही है। सा में दिया गया है 1 और 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, बताइए। चलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ना तो एक सत्य है और ना ही 2 सत्य है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में भूकंप तरंगें अभिलेखित होती हैं उसको भूकंप छाया क्षेत्र नहीं कहते,
भूकंप छाया क्षेत्र उसको कहते हैं जहां भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के, यह भी गलत है क्योंकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, ना कि एस तरंगों के छाया क्षेत्र से। ठीक है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है? पहला दिया गया है पी तरंगों में कंपन की दशा के संचरण की दिशा के समांतर होती है। दूसरा दिया गया है एस तरंग जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। आ केवल एक, बा केवल दो, सा एक व दो दोनों और दा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सत्य होगा बताइएगा। इनमें से सही दोनों कथन सत्य हैं। पी तरंगों में कंपन की दशा संचरण की दिशा की समांतर होती है, ये सही है। और दूसरा भी सही है, एस तरंग जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है, यानी कि दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया गया है महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई सागरों की तुलना में कम है। ठीक है, दूसरा दिया गया है मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। और तीसरा दिया गया है महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं। कौन सा सही होगा, इनमें से सत्य बताना है। ठीक है, तो आ में दिया गया है केवल एक और दो सत्य होंगे, बा में दिया गया है केवल दो सत्य होगा, सा में दिया गया है केवल दो और तीन सत्य होंगे, और दा में दिया गया है केवल तीन सत्य होंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सत्य, तो इसका सही आंसर होगा केवल तीन, है ना। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा केवल तीन। पहला जो दिया गया है ये गलत है क्योंकि महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है, नहीं, महाद्वीपों की तुलना में महासागरों की मोटाई कम है। ठीक है, और मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों में भूपर्पटी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है, ये भी गलत है। और तीसरा सही है, इसलिए इसका सही आंसर केवल तीन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। दूसरा दिया गया है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोध है। तीसरा दिया गया है भूपर्पटी एवं मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए जल्दी से बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। देखिए इनमें से कौन सा सही होगा। आ में दिया गया है केवल एक, बा में दिया गया है केवल दो, दो और तीन, सा में दिया गया है एक और तीन, और दा में दिया गया है केवल तीन। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, क्योंकि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, ये सही है, इसलिए इसका आंसर होगा आ केवल एक। अब दूसरा दिया गया है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोध नहीं है। ठीक है जी, गलत है, क्रोध नहीं है, इसका स्रोत मेंटल है। क्या है? मेंटल है। ठीक है, अब जो तीसरा दिया गया है भूपर्पटीय मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, ये निर्माण नहीं करते हैं। भूपर्पटीय मेंटल मिलकर स्थल मंडल कहलाता है, ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है, स्थल मंडल का निर्माण नहीं करती है, इसलिए यह कथन भी गलत होगा। दो और तीन गलत है, केवल एक सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के क्रोध नहीं है, सॉरी यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्रोध नहीं है, क्रोध है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्रोध, सॉरी
क्रोध है, यहाँ पे क्या है, क्रोध है। पृथ्वी के क्रोध के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला दिया गया है पृथ्वी का बाह्य क्रोध धरातल, पृथ्वी का बाह्य क्रोध तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोध ठोस अवस्था में है। दूसरा दिया गया है पृथ्वी का क्रोध निकल एवं लोहे से बना है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक व दो दोनों सत्य हैं, या ना तो एक ना ही दो। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा दोनों, एक और दो दोनों सत्य हैं, क्योंकि पृथ्वी का बाह्य क्रोध तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोध ठोस अवस्था में है। और दूसरा पृथ्वी का क्रोध निकल एवं लोहे से बना है, ये भी सही है, यानी कि इसके दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। तरल चट्टानों पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो ऐसे इसे मैग्मा कहते हैं। तीसरा दिया गया है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर एवं बाहर निकलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक सही होगा, केवल दो और तीन सही होंगे, केवल एक और दो सही होगा, या एक दो तीन तीनों सही होंगे। तो कौन सा सही होगा। इसके तीनों सही होंगे। पहला भी सही है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। दूसरा भी सही है, तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं, ये भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा द नंबर, तीनों सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर विराम करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।